फिन 7 ये वो नाम है जिसने साइबर सुरक्षा की दुनिया को ऐसा जख्म दिया था जिसकी टीस आज भी महसूस होती है। ये एक ऐसा प्रोफेशनल हैकिंग ग्रुप था जिसने हजारों बिजनेसेस में सेंध का कीड़ा लगाकर उन्हें आर्थिक चोट पहुंचाई थी। 15 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स की चोरी की थी और दुनिया जगत में $1 अरब से ज्यादा का घोटाला किया था। 2015 के बाद से अमेरिका के रेस्टोरेंट, होटल और यहां तक कि दुकानों के पेमेंट सिस्टम तक को हैक कर लिया था, वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती और बंदूक की नोक पर। देखते ही देखते एटीएम से कैश गायब होने लगा, बैंक खातों से रकम साफ होने लगी और इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लगे तो सिर्फ कुछ इनविजिबल कोड और एक नाम, फिन 7। एक ऐसा साइबर माफिया ग्रुप जिसने दुनिया के कैश रजिस्टर हैक करने की जुर्रत की, और इस हैकिंग को रूस यूक्रेन की तंग गलियों से अंजाम दिया जा रहा था, वो भी रूसी भाषा में। लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई और हैकर्स के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने कुछ ही सालों में पोस्ट मशीन, जो कि दुकानों के अंदर कार्ड स्वैप करने के लिए रखी जाती हैं, उनके अंदर भी अपना मैलवेयर डालकर करोड़ों क्रेडिट डेबिट कार्ड के डेटा को चोरी कर लिया। आम जनता तो इस ठगी का शिकार हुई ही, साथ ही बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट और रिटेल चेन्स जैसे चिपोटले मैक्सिकन ग्रिल, चिलीज, आरबीज, रेड रॉबिन, जेसन्स डेली, लग्जरी स्टोर में शामिल सैक्स फिफ्थ एवेन्यू और लॉर्ड एंड टेलर, ट्रंप होटल्स जैसी कई जगहें भी इसके निशाने पर आ गईं। कस्टमर जो भी सामान खरीदते या खाते, अक्सर उनका पेमेंट पोस मशीन से करते थे। बस जैसे ही कार्ड स्वैप होता, पेमेंट और कार्ड की जानकारी सीधा हैकर्स तक पहुंच जाती। लेकिन लंबे समय तक भी ये साइबर खेल यूं ही चलता रहा और एक नाम पूरी दुनिया में टहलका मचाता रहा, फिन 7। लेकिन ये फिन 7 था क्या, और कैसे इंटरनेशनल एजेंसीज भी इस हैकिंग ग्रुप को दबोचने में लंबे समय तक नाकामयाब रहीं? क्या है इतिहास की सबसे बड़ी साइबर हैकिंग में से एक, फिन 7 की कहानी? चलिए जानते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। दरअसल फिन 7 एक पूर्वी यूरोप से मैनेज होने वाली साइबर अपराध गिरोह है, जिसका नाम पहली बार 2015 में तब चमका जब इस ग्रुप ने अमेरिकी बिजनेसेस को टारगेट कर उन्हें लूटना शुरू किया। इस हैकिंग ग्रुप की पहचान बतौर एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी कंपनी के रूप में होती थी, जिसमें एचआर डिपार्टमेंट, रिक्रूटर, मैनेजर, डेवलपर्स मौजूद थे और लगभग 70 से ज्यादा लोग इस फर्जी कंपनी में काम करते थे, जिन्होंने अपनी धोखाधड़ी कंपनी का नाम कॉम्बी सिक्योरिटी रख रखा था। और बिजनेसमैन, बैंक्स, शॉपकीपर्स को लूटना इनका मेन मकसद था। फिन 7 को कभी कभी कारबैंक ग्रुप या नेविगेटर ग्रुप के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसने 2015 के बाद से एक बेहद एडवांस एंड मॉडर्न मालवेयर कैंपेन की शुरुआत की और 100 से ज्यादा कंपनियों को अपना निशाना बना लिया। जांच पड़ताल में एक्सपर्ट्स ने खुलासा किया कि यह हैकिंग गिरोह रूसी भाषा में कम्युनिकेट करता था और अपनी फर्जी कंपनी को प्रोफेशनल का मुखौटा पहनाने के लिए न सिर्फ रेगुलर ऑफिस आवर्स कंप्लीट करता था, बल्कि वीकेंड पर भी छुट्टी रखता था। शुरू में फिन 7 ने सिर्फ रिटेल, रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री पर ही निशाना साधा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड से किया जाता था। इसलिए गिरोह ने अपने खुद के मालवेयर और हैकिंग टूल्स डेवलप कर एंटीवायरस तक को चकमा दे दिया और पोस्ट सिस्टम में बड़ी ही खामोशी और चतुराई से सेंध लगाकर कस्टमर के कार्ड्स की जानकारी चुरा ली। सिर्फ कार्ड्स ही नहीं, फिन 7 ने तो मालवेयर, जो कार्बनक ट्रोजन भी कहलाता है, उसकी मदद से एटीएम से भी कैश उगलवाया। इसलिए फिन 7 को अक्सर कार्बनक गैंग से भी कंपेयर किया जाता है, जो असल में कई नामों से जुड़ा एक नेटवर्क था और बैंकिंग ट्रोजनों से लेकर क्रेडिट कार्ड चोरी करने तक में अपना हुनर दिखा रहा था। हालांकि शुरुआत में इस ग्रुप की पहचान करना नामुमकिन साबित हुआ। इसलिए इसके अलग अलग फील्ड में होने वाले साइबर अटैक को देखते हुए कई सिक्योरिटी कंपनियों ने इसे अलग अलग नाम दिए। जैसे क्राउड स्ट्राइक ने रिटेल हॉस्पिटैलिटी अटैक के चलते इसे कार्बन स्पाइडर कहा, तो कुछ ने बैंकों और एटीएम को लूटने के पैटर्न के चलते फिन 7 को कोबाल्ट स्पाइडर नाम से पुकारा। फील्ड भले ही अलग थी, अटैक्स भले ही अलग थे, लेकिन इनकी कड़ी घूम फिरकर फिन 7 पर ही आकर टिक रही थी, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि अटैक सिग्नेचर, टूल्स, मालवेयर सब कुछ आपस में एक दूसरे से मेल खाता है, यानी इन सबको अंजाम देने वाला एक ही ग्रुप है, फिन 7। हालांकि 2013 और 2014 की शुरुआत में हैकिंग ग्रुप की करतूत के बारे में किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई और इन्होंने छोटी मोटी बैंकिंग ट्रिक से अपने हैकिंग करियर का उद्घाटन किया,
जिसमें FIN7 ने बैंकिंग सिस्टम में अनुनाक और कार बर्प नाम के ट्रोजन डालकर ATM से पैसे निकालने शुरू किए। लेकिन पैसे से इस तरह चोरी करना रिस्की था, इसलिए जल्द ही FIN7 ग्रुप ने रिस्क को खत्म करते हुए सीधा कस्टमर के क्रेडिट कार्ड पर धावा बोला और कार्ड्स की जानकारी ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे कमाने लगे। लेकिन इससे भी उतना पैसा नहीं मिल रहा था जितनी इस ग्रुप को उम्मीद थी। इसलिए 2015 में FIN7 ने बड़ी खुदरा और रेस्टोरेंट चेन्स पर फोकस किया, जहां हर रोज लाखों लोग कार्ड स्वाइप कर पेमेंट करते थे। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और क्या ही हो सकती थी, इसलिए FIN7 ने इन्हें ही निशाना बनाया। यही वो समय था जब पूरे अमेरिका में दुकानों के सर्वर से कस्टमर कार्ड्स नंबर चोरी होने की वारदातें बढ़ने लगीं, रेस्टोरेंट चेन्स में पेमेंट सिस्टम हैक होने लगा और सिलसिलेवार डेटा ब्रेक की खबरों ने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और 2018 की शुरुआत में सिक्योरिटी फर्म जेमिनी एडवाइजरी ने रिवील किया कि सैक्स, फिफ्थ एवेन्यू और लॉर्ड एंड टेलर जैसे लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर से भी करोड़ों कार्ड नंबर चोरी हुए और जोकर्स स्टैश नाम की मशहूर कार्डर फोरम पर 50 लाख से ज्यादा कार्ड नंबर चढ़ाए गए। यानी भारत से लेकर अमेरिका तक में अगर कोई कस्टमर रेस्टोरेंट में क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था तो उसकी जानकारी FIN7 के खाते में पहुंच रही थी। FIN7 ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और शातिर अंदाज से ये साबित कर दिखाया था कि 21वीं सदी की सबसे खतरनाक लूट नकाब के पीछे छुपे चेहरों से नहीं, बल्कि कीबोर्ड पर किटकिट करती उंगलियों से हो रही है, जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये ग्रुप बहुत ही प्रोफेशनल था और ऑपरेशन को 4 लेवल्स में डिवाइड कर बखूबी अंजाम देता था। हर लेवल पहले वाले से ज्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स था, जिसे सॉल्व करना किसी आम अधिकारी के लिए नामुमकिन था। जैसे पहला लेवल था स्पीयर फिशिंग। इसमें हैकर्स पहले अपने शिकार को तलाशते थे और कंपनी के पब्लिक सोर्सेज लाइक वेबसाइट, लिंक्डइन जैसी चीज़ों से पता लगाते थे कि कंपनी का कौन सा एम्प्लॉय खरीद फरोख्त और फाइनेंशियल वर्क संभालता है। फिर उसी के नाम पर एक ईमेल तैयार की जाती थी जो एकदम रियलिस्टिक लगती। इस ईमेल में कभी जॉब ऑफर होता तो कभी बिजनेस इंक्वायरी या काम का ठेका देने की बात। कभी कभी तो ईमेल को सरकारी बनाकर ही भेज दिया जाता था। ईमेल में भाषा इतनी सिंपल और प्रोफेशनल होती थी, कोई भी आसानी से ईमेल पर यकीन कर ले। ज़्यादातर इन ईमेल के जरिए HR डिपार्टमेंट या फाइनेंस मैनेजर को निशाना बनाया जाता, क्योंकि इनके पास ईमेल खोलने के लिए कई अटैचमेंट आया करते थे। इस फिशिंग ईमेल में एक अटैचमेंट होता था जो बेसिकली वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF या सिर्फ एक लिंक होता था जो ऊपर से देखने पर एकदम प्रोफेशनल एंड रियल लगता था। जैसे FIN7 अगर रेस्टोरेंट को टारगेट करता तो केटरिंग ऑर्डर रिक्वेस्ट के बहाने से ईमेल भेजता था, जिसमें लिखा होता था कि हमें आपके रेस्टोरेंट से 100 लोगों के लिए केटरिंग चाहिए, इसलिए आप प्लीज़ अटैचमेंट फाइल को खोलकर देख लें, जो अक्सर वर्ड फाइल होती थी। कभी कभी FIN7 कंपनी के मेंबर्स मेल भेजने के जस्ट बाद ही उसी रेस्टोरेंट या कंपनी में कॉल करके कहते कि हमने आपको केटरिंग डिटेल्स भेजी हैं, क्या आपने ईमेल पढ़ लिया। इस तरह वो कॉल के जरिए भी अपने टारगेट को ईमेल खोलने और अटैचमेंट फाइल देखने पर मजबूर करते थे। और जैसे ही फाइल को ओपन किया जाता, उसके अंदर छुपा FIN7 का कस्टम डिज़ाइन मालवेयर अपना काम करना शुरू कर देता। ये वर्ड या एक्सेल के अंदर मैक्रो कोड या किसी एक्सप्लॉइट के जरिए खुद ब खुद कंप्यूटर में इंस्टॉल होने लगता। ज़्यादातर FIN7 कार्बनक ट्रोजन का इस्तेमाल करता था। जी हाँ, वही बैंकिंग वायरस जिसकी मदद से बैंक से पैसे उड़ाने का खेल खेला गया था। और अब यही कार्बनक रेस्टोरेंट और दुकानों से भी पैसा निकालने का काम कर रहा था। सिंपल शब्दों में मालवेयर वो डोरकीपर था जो हैकर्स के लिए कंप्यूटर के सिस्टम का दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर आने में मदद कर रहा था। ये मैलवेयर और ईमेल दोनों इतने प्रोफेशनल और रियल थे कि बड़े से बड़े कर्मचारी भी मात खा जाते थे कि असली और फर्जी ईमेल कौन सा है। जैसे अगर किसी होटल में ग्रुप बुकिंग संभालने वाले मैनेजर को भेजना होता तो FIN7 ग्रुप मेल के सब्जेक्ट में लिखता रिक्वेस्ट ग्रुप बुकिंग फॉर 50 गेस्ट्स और कंटेंट में होटल के केटरिंग सेक्टर से रिलेटेड जानकारी डाली जाती जो पब्लिक सोर्सेज से मिल जाती थी। इसलिए कंपनियां भी फर्जी ईमेल पर भरोसा करने पर मजबूर हो जाती और इसी भरोसे के रास्ते पर चलकर FIN7 बड़ी बड़ी हैकिंग को अंजाम तक पहुंचा देता और फिर दूर देश से ही हैकर्स PC या सिस्टम का एक्सेस पाने में कामयाब हो जाते और फिर अपने असली टारगेट यानी कंपनी के POS सिस्टम में भी घुस जाते। दूसरा लेवल था POS सिस्टम पर कब्जा। दरअसल POS सिस्टम वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनसे दुकानों में पेमेंट प्रोसेस होता है। इसी POS सिस्टम की मदद से कस्टमर्स कार्ड स्वाइप करके कंपनी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं और बिल जनरेट होता है और यही पेमेंट का मेन प्रोसेस होता है। इसलिए हैकर्स ने इसी सिस्टम पर धावा बोला
और कंपनी के आईटी नेटवर्क में लेटरल मूवमेंट करते हुए कंप्यूटर तक पहुंच जाते, जो असल में पोस्ट टर्मिनल से जुड़े होते थे। पोस्ट सिस्टम का एक्सेस पाते ही हैकर्स अपने मालवेयर को पोस्ट टर्मिनल यानी कैश रजिस्टर पर इंस्टॉल कर देते और बस नोट छापने का काम शुरू हो जाता था। वायर्ड मैगजीन की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सैक्स फिफ्थ एवेन्यू के पीओएस में भी FIN7 ने मालवेयर डालकर हर स्वाइप किए गए कार्ड की जानकारी चुरा ली थी। इस मालवेयर को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये अलग से कंप्यूटर में शो नहीं होता है और कोई भी फाइल हार्ड डिस्क में सेव नहीं करता है, बस मेमोरी के अंदर रहकर अपने काम को अंजाम देता है, जिससे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस भी उसे पकड़ नहीं पाते। और जैसे कस्टमर अपना कार्ड स्वाइप करता है, वैसे ही उसकी चिप की जानकारी, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट मालवेयर में कॉपी हो जाता है। इस प्रोसेस को आम भाषा में कार्ड का डंप कहते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि कस्टमर से लेकर शॉपकीपर तक को पता नहीं चलता था कि उनके साथ क्या खेल हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन प्रोसेस एकदम नॉर्मल दिखता था, जबकि पीछे से सीक्रेट कोड हर कार्ड का कीमती फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट कर लेता था। कभी कभी तो मैलवेयर इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट तक ले लेता था और एडमिन क्रेडेंशियल तक को चुराकर हैकर्स को और ज़्यादा आगे तक का एक्सेस दे देता था। बाद में जब इस करतूत का खुलासा हुआ तो पता चला कि FIN7 ने 7 स्टेट में 6500 से ज़्यादा पोस्ट टर्मिनल्स को इन्फेक्ट कर दिया था और लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा कार्ड सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही चोरी हुए थे। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देश भी इस हैकिंग में गिरफ्तार हुए। तीसरा चरण था डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, यानी डेटा की चोरी और डार्क वेब पर बिक्री। दूसरे लेवल में हैकर्स ने जो डेटा चोरी किया था, अब तीसरे चरण में उसे उसके ठिकाने तक पहुंचाना था। FIN7 इन्फेक्टेड कंप्यूटर से डेटा चुराकर अपने रिमोट सर्वर पर भेजता है और फिर अमेरिका की पहुंच से दूर इन सर्वर्स को रूस, पूर्वी यूरोप और कभी कभी एशिया में होस्ट करता है। इस सर्वर की पूरी देखरेख फ्रेडरियर करता था, जो सर्वर होस्ट करने से लेकर इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल चलाने तक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुआ था। हर रोज ये फर्जी कंपनी लाखों कार्ड की डेटा चोरी कर रही थी और उनके डेटा को तुरंत डार्क वेब के मार्केट प्लेस पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। इनमें से लाखों कार्ड जोकर्स स्टैश नाम की अंडरग्राउंड कार्डर फोरम को भी बेचे गए थे और जो प्रीमियम कार्ड थे उनकी सेल $100 प्लस में हो रही थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि FIN7 ग्रुप ने हर रोज कितने करोड़ छापे होंगे और पर्सनली भी इन कार्ड्स को यूज़ कर ATM से कैश निकाला, जिसे टेक्निकल भाषा में ATM कैश आउट या जैकपॉटिंग कहते हैं। FIN7 ने कई बार चोरी की गए कार्ड का इस्तेमाल गिफ्ट खरीदने, सामान खरीदने, ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी किया था और फिर इन सभी सामानों को रीसेल कर इनकम जनरेट की, ताकि ये इनकम क्लीन मनी का रूप ले सके। FIN7 ने डमी कंपनी भी खोल रखी थी, जहां क्रेडिट कार्ड पर फर्जी ट्रांजैक्शन चलता था और फिर वो पैसा कंपनी के रेवेन्यू की तरह शो होकर वाइट मनी में तब्दील हो जाते। इस तरह FIN7 ने फ्रॉडगिरी का पूरा मायाजाल बिछा रखा था। चौथा लेवल था फ्रॉड का नकद में कन्वर्शन। इस चरण में हाथ लगे कार्ड के डेटा को किस तरह बेचना है, मुनाफा कमाना है और कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, ये सब शामिल था। जैसे सबसे पहले डार्क वेब पर बिक्री, जहां FIN7 होलसेलर सप्लायर की तरह दुनिया के फ्रॉडस्टर्स को स्टोलन कार्ड बेचकर तुरंत पैसा बना रहा था और कार्ड के साथ जो भी जोखिम होता वो रिसीवर के सर डाल देता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कार्ड कैंपेन में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ न सिर्फ कार्ड एक्सपोज हुए, बल्कि $1 बिलियन से ज्यादा लोगों को घाटा भी हुआ, जिसे बाद में 3 से 5 अरब डॉलर का बताया गया। कार्ड वेब पर बिक्री के अलावा ATM कैश भी FIN7 का आर्थिक हथियार बना। कुछ कार्ड डेटा में अगर ATM पिन वगैरह की डिटेल भी मिल जाती तो हैकर ग्रुप उस जानकारी को नकली कार्ड पर लिखकर पैसे निकाल लेता था और ATM से इस तरह करोड़ों रुपए निकाले गए थे। FIN7 का जाल पूरी दुनिया में फैल चुका था, इसलिए इनका हर प्लान सक्सेसफुल हो गया। ATM कैश के बाद ये ग्रुप गिफ्ट कार्ड या ई-वॉलेट लूट से भी पैसे छाप रहा था। कई बार FIN7 कार्ड से कैश न निकालकर अमेजन, iTunes, वीज़ा प्रीपेड से बड़ी संख्या में गिफ्ट खरीदकर उन्हें रीसेल करके पैसा बनाता था और पकड़े जाने का रिस्क भी कम होता था। इसके अलावा FIN7 ने फर्जी मर्चेंट कंपनियों से लॉन्ड्रिंग भी की। दरअसल FIN7 ने कुछ नकली पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी बना रखी थी, जो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती थी, बल्कि यहां भी धोखाधड़ी का कारोबार चलता था। काले धन को सफेद दिखाने की कोशिश होती थी। इन सभी पैटर्न के जरिए FIN7 ने एक एंड टू एंड क्रिमिनल एंटरप्राइज खड़ी कर ली थी। फिशिंग से एंट्री,
मैलवेयर से डेटा चोरी, डार्क वेब या कैश आउट से कमाई और लॉन्ड्रिंग से पैसों को सेफ और लीगल दिखाने की चाल ने जालसाजी का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था और दुनिया भर की एजेंसियां इस लूट को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थीं। 3 से 5 अरब डॉलर की ठगी और 100 से ज्यादा कंपनियों पर बुरे इम्पैक्ट ने दुनिया भर को हैरान और परेशान कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में ही 1.5 करोड़ के लगभग कार्ड चोरी हुए थे और पूरी दुनिया में ये आंकड़ा और ज्यादा है। अमेरिका के 50 राज्यों के साथ साथ दुनिया भर की 3,600 से ज्यादा बिजनेस लोकेशन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस जैसे देशों पर भी FinSeven का खतरा मंडरा रहा था। इतना ही नहीं, कस्टमर और बैंक्स भी मुसीबत में फंस चुकी थीं, जहां कार्ड चोरी होने पर ग्राहकों को अकाउंट बंद करने पड़े, नए कार्ड लेने पड़े और पैसों के साथ साथ टाइम भी वेस्ट करना पड़ा। तो वहीं बैंक्स के कस्टमर अकाउंट्स में से जितनी भी धनराशि गायब हुई, उसकी भरपाई बैंक्स ने की, जिससे उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बिजनेसमैन ने भी नुकसान से बचने के लिए पोस्ट सिस्टम की सफाई से लेकर फॉरेंसिक जांच और लीगल पेनल्टी तक का सामना किया। जिस भी कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ, उसे अपने सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की मदद लेनी पड़ी। विक्टिम कस्टमर्स को फ्री क्रेडिट मॉनिटरिंग देनी पड़ी और सुरक्षा में सेंध लगने की वजह से कई ब्रांड कंपनियों का नाम खराब हो गया, जिनमें चिपोटले, आरबाइस, सोनिक शामिल थे। 2017 में चिपोटले कंपनी ने खुद ऐलान किया था कि उनके ज्यादातर आउटलेट को मैलवेयर ने इन्फेक्टेड कर दिया था, जिसके चलते महीनों तक कस्टमर्स के कार्ड चोरी हुए और धड़ल्ले से उनकी जानकारी डार्क वेब पर बिकी, जिससे कंपनी की काफ़ी थू-थू भी हुई। सिर्फ यही नहीं, मशहूर ट्रंप होटल की भी कई प्रॉपर्टीज़ में पेमेंट कार्ड ब्रीच पाया गया था। सेफ्टी और पहचान को बरकरार रखने के लिए दर्जनों कंपनियों ने लाखों डॉलर खर्च किए। सिर्फ आर्थिक चोट ही लोगों को जख्म नहीं दे रही थी, बल्कि FinSeven की ये ठगी मानसिक तौर पर लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। हर कस्टमर रेस्टोरेंट, शॉप्स एंड होटल में कार्ड स्वाइप करने से पहले यही सोचता था कि ये सेफ है। ये एक डर दुनिया के कई देशों में दहशत बनकर फैल चुका था, जिसके साये में लोग प्लास्टिक मनी का कम जबकि पेपर मनी का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। FinSeven महज एक हैकर ग्रुप नहीं था, बल्कि प्रोफेशनल, स्किल्ड और शातिराना अंदाज के चलते उसे एडवांस्ड साइबर क्राइम सिंडिकेट कहा जाने लगा था, जिसकी ताकत और शानदार चालों के बीच कई खासियत छुपी हुई थी। जैसे पहली थी प्रोफेशनल तरीके से कंपनी को ऑर्गेनाइज करना। FinSeven ने शक की नज़रों से बचने के लिए खुद को एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह न सिर्फ एस्टैब्लिश किया, बल्कि रिसर्चर, मेलवेयर डेवलपर, नेटवर्क हैकर एक्सपर्ट्स, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, मनी लॉन्डर जैसी पूरी फौज खड़ी कर रखी थी। इस कंपनी का ढांचा एक कॉरपोरेट बिजनेस की तरह था। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डिमिट्री चोरिन ने खुलासा किया कि FinSeven में एक मास्टर माइंड लीडर के नीचे कई प्रोजेक्ट मैनेजर काम करते थे, पर हैकर को ये लोग पेन टेस्टर कहकर पुकारते थे, जो इनकी कोड लैंग्वेज थी। कंपनी वर्कर की तरह ही ये गैंग 9 से 5 की जॉब करती थी, वीकेंड पर छुट्टी लेती थी, जिस वजह से भी कभी किसी को FinSeven पर शक नहीं हुआ। इस ग्रुप में एक से एक दिमागदार लोग काम करते थे, जैसे फेदिर ह्लादिर, जिसे टेक्निकल गुरु का दर्जा दिया गया था। फेडिर ही पूरे स्टाफ को मैनेज करता था, जबकि एंड्री कोल्पकोव के कंधों पर नए हैकरों की भर्ती से लेकर ट्रेनिंग देने का बोझ था। साथ ही वो खुद भी हैकिंग करता था। डेनिस ईयरमार्क जैसे हैकर सीधे घुसपैठ करते थे और इन्हें पेन टेस्टर का खिताब दिया गया था। इस तरह FinSeven के हर मेंबर को अलग अलग काम सौंपा गया था। इसी समझदारी, वेल मैनेज सिस्टम के चलते रिपोर्ट्स के मुताबिक FinSeven हर महीने $50 मिलियन कमा रहा था और इस पूरे खेल में उसने $1 अरब से ज्यादा की रकम रिजर्व कर रखी थी। इनकम बढ़ने के साथ FinSeven अपने टूल्स को भी अपग्रेड करता जा रहा था। यही वजह थी कि जब तक सिक्योरिटी कंपनी उनके हैकिंग सिस्टम को समझती, तब तक वो पैसों के दम पर एक नया टूल, एक नया आइडिया और नया तरीका ईजाद कर लेते थे। जैसे 2018 में मॉर्फीसेक ने भांप लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन में वीक पॉइंट पब्लिक होने के बाद महज 24 घंटे के अंदर ही FinSeven ने एक नया फाइल लेस मैलवेयर अटैक कर इस्तेमाल भी कर लिया था और साइबर सिक्योरिटी की मेहनत पर पानी फेर दिया था। उन्हें पकड़ना नामुमकिन लगने लगा था। पकड़े न जाने की दूसरी वजह थी फर्जी कंपनियों का बिछाया गया जाल, जिसमें नए हैकर्स की भर्ती होती रहती थी, जो दुनिया की नज़र में एक सभ्य एम्प्लॉय थे। 2015 से 2017 के बीच FinSeven ने कॉम्बी सिक्योरिटी के नाम से जाली कंपनी भी बनाई थी, जिसकी बाकायदा एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी बनी, जिसमें कई तरह की सिक्योरिटी सर्विसेज की लंबी लिस्ट दर्ज की गई थी, जैसे पेनिट्रेशन टेस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी और ऑडिटिंग वगैरह वगैरह।
और सबसे मज़ेदार बात तो ये थी कि इस वेबसाइट पर इन्होंने उन कंपनियों को क्लाइंट के रूप में शो किया था जो इनका शिकार बन चुकी थी, जो कि फिन7 की डिलीवरी और सिक्योरिटी की सबसे बड़ी हार का सबसे बड़ा सबूत था। कॉम्बी सिक्योरिटी ने अपने एम्पायर को बड़ा और कामयाब बनाने के लिए कई आईटी प्रोफेशनल्स को जॉब ऑफर की और एडवर्टाइजमेंट में भी खुलकर लिखा, एक साइबर सिक्योरिटी फर्म को पेनिट्रेशन टेस्ट की ज़रूरत है। इस प्रोफेशनल और रियल दिखने वाले एडवर्टीजमेंट पर कई जॉब की रिक्वेस्ट आती, तब कंपनी उनका ऑनलाइन टेस्ट लेती। टास्क के नाम पर किसी अननोन कंपनी के सर्वर की टेस्टिंग कराई जाती और पास होने पर उनसे सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता, जिसमें वो कंपनी का काम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। इस तरह बड़ी ही चालाकी से फिन7 ने आईटी एक्सपर्ट्स के हुनर को धोखाधड़ी का हथियार बना लिया था और एम्प्लॉयज़ को कानों कान तक खबर नहीं होने दी कि वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन 2017 में अमेरिकी न्याय विभाग ने कॉम्बी सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया। लेकिन क्या फिन7 ग्रुप यहीं रुकने वाला था? तो इसका जवाब है नहीं। एक रास्ता बंद होने पर उन्होंने बैस्टियन सिक्योर नाम की और एक फर्जी कंपनी बना डाली, जिसमें भर्ती से लेकर हैकिंग और लूटपाट का धंधा फिर से शुरू हो गया। लेकिन सरकार एक बार धोखा खा चुकी थी, इसलिए एक सिक्योरिटी रिस्क फर्म फेमिनी एडवाइजरी के एक सोर्स ने एज अ एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन किया और जो काला धंधा चल रहा था उसका सच दुनिया के सामने ला दिया। और जब कंपनी में चल रहे काम की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि कंपनी एक नया लाइजन ट्रोजन बना रही थी और रिक्रूट्स को जो असाइनमेंट्स में टास्क दिए गए थे वो असल में एक बड़े रैंसमवेयर अटैक की तैयारी के स्टेप्स थे। इससे ये खुलासा हुआ कि फिन7 अब डेटा चोरी करने के साथ साथ रैंसमवेयर के जरिए फिरौती वसूलने का धंधा भी शुरू करने का फैसला कर चुका था। इन नकली कंपनियों के सहारे फिन7 ने मासूम एम्प्लॉयज से सस्ते में अपना काम निकलवाया। अगर फिन7 ग्रुप चाहता तो एक्सपीरियंस्ड हैकर्स को ले सकता था, लेकिन उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती, इसलिए ग्रुप ने मासूम लोगों को कम पैसों में हायर कर अपना प्रॉफिट बनाया। लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने फिन7 की चाल और फर्जी कंपनी का खेल खत्म कर दिया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए, जिसकी तीसरी वजह थी एडवांस टेक्निक और लगातार बदलाव। फिन7 को एडवांस्ड साइबर क्राइम सिंडिकेट में से एक कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रुप मल्टी स्टेज इन्फेक्शन चेन का यूज़ करता था। यानी स्टार्ट एक फुटहोल्ड से होती और फिर मेलवेयर अलग अलग हिस्सों में लोड हो जाता और एट द एंड पेमेंट डेटा तक फिन7 को एक्सेस मिल जाता। इस हैकिंग ग्रुप ने फाइललेस मेलवेयर, इन मेमोरी कोड एग्जीक्यूशन और पावर शेल स्क्रिप्टिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और तरीकों का सहारा लेकर ही इतनी बड़ी ठगी की थी ताकि उनके अटैक डिटेक्ट ना हो पाए। फिन7 के टूलकिट में कई तरह के आधुनिक हथियारों का एक जखीरा था। कस्टम मेलवेयर जैसे कार्बनक, टाइनीमेट, कोबाल्ट स्ट्राइक बीकन, हैकर टूल जैसे मिमिकट्स, जिससे पासवर्ड चोरी किया जाता था। फिन7 अपने मेलवेयर के हर क्लू को छुपाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, क्योंकि अगर मेलवेयर सामने आया तो पूरा खेल खराब हो सकता था। इसलिए एक अटैक करने के बाद ही मेलवेयर के सिग्नेचर बदल दिए जाते थे, साथ ही कोड भी पैक हो जाते थे ताकि एक अटैक का इंडिकेटर दूसरे से लिंक ना हो पाए। इसके अलावा फिन7 ने NTEDR यानी एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स को भी डेवलप्ड कर लिया था और उसे अंडरग्राउंड सेल भी किया जा रहा था। IBM की रिपोर्ट के अनुसार फिन7 धीरे धीरे खुद एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करने लगा और चोरी किए हुए हथियारों को दूसरों को सेल कर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा था, जिससे दो फायदे थे। एक तो इनकम हो रही थी, दूसरे पकड़े जाने का रिस्क भी कम था, क्योंकि अब वो औजार सिर्फ फिन7 तक ही नहीं बल्कि दूसरे हैकर्स के पास भी पहुंच चुके थे और अगर छानबीन हुई तो उनका भी नाम आएगा। चौथा रीजन था धोखा और साइकोलॉजिकल गेम। फिन7 ने तकनीक के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग का भी सहारा लिया था, जिसके चलते वो स्पैम कॉल करके विक्टिम्स से अटैचमेंट खुलवाते थे। साथ ही फेक पॉपअप मैसेज के जरिए भी विक्टिम को गुमराह करने की कोशिश करते थे। जैसे अगर उनका मेलवेयर किसी कंपनी के कंप्यूटर में एंटर कर चुका है तो वो फाइल खोलते समय एक पॉपअप दिखाते थे जिसमें लिखा होता, डॉक्यूमेंट सही से दिखाने के लिए प्लीज़ ये फॉन्ट पैक इंस्टॉल करें, और फॉन्ट पैक असल में उनका दूसरा मेलवेयर होता। 2022 से 2023 में फिन7 ने स्पॉन्सर्ड गूगल एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड बनाए, जिससे जब लोग 7-Zip या नोटपैड प्लस जैसे टूल सर्च करते तो फिन7 की टाइपो स्क्वाटिंग शो होने लगती, जो एक ब्राउज़र एक्सटेंशन डाउनलोड करवाती, जो असल में एक मेलवेयर होता था। इस तरह फिन7 ने हर तरीके से पैसे छापने की जुगाड़ बना ली थी। FBI के एक एजेंट से खुलासा किया था कि फिन7 का वर्किंग प्रोसेस, डिटेल प्लानिंग और हार न मानने का जज्बा ऐसा एहसास करवाता है
जैसे हम किसी नेशन स्टेट हैकर ग्रुप के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इतनी सटीक प्लानिंग होने के बाद भी वो आखिर में पकड़े गए, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। 5वां रीजन है ह्यूज नेटवर्क और मजबूत गठबंधन। FinSeven अकेला खिलाड़ी नहीं था, बल्कि उसने अपना नेटवर्क अंडरग्राउंड भी फैला रखा था। उसने दूसरी साइबर गैंग्स से इन्फो एंड वेपन्स का लेन देन जारी रखा था। जैसे FinSeven ने चोरी के कार्ड को बेचने के लिए जोकर स्टैश जैसे मार्केट प्लेस का सहारा लिया था, जबकि रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि जोकर स्टैश को ऑपरेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि FinSeven खुद था, या फिर उसका करीबी सपोर्टर है। इसी शक के चलते जेमिनी एडवाइजरी ने FinSeven को जोकर स्टैश कोडनेम से भी नवाजा था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि एडवांस साइबर क्राइम में इन्वॉल्व बड़ी गैंग कभी अकेले काम नहीं करती, या तो वो पार्टनरशिप करती है या फिर सपोर्ट से आगे बढ़ती है। इसी कड़ी में FinSeven का नाम रैंसमवेयर ऑपरेशन के साथ भी जोड़ा गया था। मंडियंट की रिपोर्ट दावा करती है कि FinSeven ने मेज, रियूक, ब्लैक कैट, ALPHV जैसे डेंजरस रैंसमवेयर का यूज भी किया था, जिसका सबूत मिला 2021 में, जब अमेरिका की बिगेस्ट पाइपलाइन कंपनी कोलोनियल पाइपलाइन पर हुए फेमस डार्क साइड रैंसमवेयर अटैक के पीछे जिस कोड का इस्तेमाल किया गया था, उसे बनाने वाला भी FinSeven ही था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि FinSeven ने ही डार्क साइड को सॉफ्टवेयर सप्लाई किया था। इतना ही नहीं, FinSeven का नाम गैंग रिवाई के हैकर्स से भी जुड़ने की अटकलें लगाई गई थी, क्योंकि रिवाई के हैकर्स की टेक्निक और प्रोफाइल काफ़ी हद तक FinSeven से मैच हो रही थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन ये क्लियर हो चुका था कि FinSeven कोडिंग हैकिंग से 2 कदम आगे बढ़ते हुए रैंसमवेयर एज अ सर्विस इकोसिस्टम में भी दाखिल हो चुका है, और उसने एक मूल मंत्र अपना लिया है: प्रोफेशनल प्लानिंग, एडवांस टेक्निक, धोखे का जाल और लगातार इनोवेशन, जिसका जाप करते हुए FinSeven लगभग 1 दशक तक कानून से बचकर रहा और दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया। लेकिन जैसे ही ये मूल मंत्र एक्सपर्ट्स के सामने आया, FBI और इंटरनेशनल एजेंसियों ने हाईटेक पैतरे अपनाकर इस गैंग को हार का मजा चखा दिया और ये साबित कर दिया कि अगर FinSeven शेर है तो कानून व्यवस्था सवा शेर है। दरअसल 2015 से 2017 के दौरान FinSeven ने जो आतंक मचाया था, उससे अमेरिकी कानून एजेंसियां भी चौकन्ना हो गई और उन्होंने इस आतंक का खात्मा करने के लिए अपनी टीमों को एक्टिव कर दिया। खासतौर से FBI की सेटल फील्ड ऑफिस ने एक बेहतरीन साइबर टास्क फोर्स बनाई, जिसके साथ मिलकर सीक्रेट सर्विस, इंटरनेशनल पुलिस, प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों ने FinSeven को पकड़ने की मुहिम छेड़ दी। और 2018 में पहली सफलता हाथ भी लगी, जब FinSeven के 3 हाई पोस्ट वाले मेंबर्स को अलग अलग देशों से गिरफ्तार कर लिया। इसमें पहली गिरफ्तारी जनवरी 2018 में हुई थी, जब अमेरिकी इन्वेस्टिगेटर्स के आगाह करने पर जर्मनी पुलिस ने फेडिर ह्लादिर को ड्रेसडेन सिटी से दबोच लिया, जो असल में यूक्रेनी सिटीजन था। ये FinSeven में सिस्टम एडमिन होने के साथ साथ सर्वर और कम्युनिकेशन चैनल का करता धरता भी था, इसलिए फेडिर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बहुत अहम साबित हुई। इसके बाद पोलैंड से डिमिट्री फेदेरोव भी अरेस्ट हुआ था, जिसे हाई लेवल हैकर और मैनेजर कहा जाता था। ये टीम सुपरवाइज करने के साथ साथ मिशन को लीड करने की भी जिम्मेदारी संभालता था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को अमेरिकी एक्सट्रेडिशन के लिए हिरासत में रखा गया। फेडिर को बाद में अमेरिका लाकर उस पर सिएटल में मुकदमा चलाया गया, जबकि डिमिट्री का एक्सट्रेडिशन प्रोसेस चलता रहा। इन गिरफ्तारियों के बाद तीसरी गिरफ्तारी हुई जून 2018 में, जब स्पेन के लिए शहर से स्पेनिश ने FinSeven के एक और मेंबर, जिसका नाम अनरी कोल्पकॉफ था, को धर दबोचा। ये भी ग्रुप में सुपरवाइजरी हैकर था और 2016 से 2018 के बीच कई बड़ी हैकिंग को ऑपरेट कर चुका था। यह अरेस्टिंग भी अमेरिकी FBI की जानकारी की वजह से संभव हो पाई थी, और फिर एंड्री को भी अमेरिका लाकर उस पर भी मुकदमा चलाया गया। तीनों पर अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट के फेडरल कोर्ट में मुकदमा चला, जहां उन पर करीब 26 संगीन आरोप लगाए गए, जिनमें साजिश, वायर फ्रॉड, कंप्यूटर हैकिंग, एक्सेस डिवाइस फ्रॉड जैसे अपराध शामिल था। प्रोसिक्यूटर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए FinSeven की करतूत को दुनिया के सामने रखा और खुलासा किया कि FinSeven ने अमेरिका के 4 7 स्टेटस के बिजनेसेस को टारगेट किया, हजारों कंप्यूटर सिस्टम हैक कर करोड़ों पेमेंट कार्ड नंबर चुराने की हिम्मत दिखाई। साथ ही ये भी बताया गया कि FinSeven बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट चेन के साथ छोटे छोटे मॉम एंड पॉप स्टोर्स को भी लूट चुका है। शुरुआत में FBI को ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर ग्रुप्स का काम लग रहा था, लेकिन तहकीकात में पता चला कि ये तो फर्जी कंपनी का काम है। FinSeven ग्रुप को पकड़ने के लिए FBI ने
अंडर कवर एजेंट्स से लेकर हनी पॉट सर्वर्स तक का सहारा लिया। हालांकि आज तक इनकी डिटेल पब्लिक नहीं की गई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एफबीआई ने यकीनन ऑनलाइन फोरम में जासूस लगाए होंगे ताकि वो बारीकी से फिन7 की हर हरकत पर पैनी नज़र बनाए रखे। इस केस में ग्रेट इंटेल फर्म्स ने भी बहुत मदद की। फायर आई, मैंडियंट, ट्रेंड माइक्रो, क्राउड स्ट्राइक, कस्पेर्स्की जैसी साइबर सुरक्षा कंपनियों ने भी खोजबीन कर फिन7 के मेलवेयर के आईओसी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा बनाकर अधिकारियों को सौंपा। इन सभी की मदद से जब 2018 में फिन7 मेंबर्स की अरेस्ट की खबर पब्लिक की गई तो एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि अब फिन7 का साम्राज्य ढह जाएगा, क्योंकि ये तीनों मेंबर्स ग्रुप के लिए बहुत अहम थे। लेकिन जल्द ही अधिकारियों की ये सोच हवा हो गई, क्योंकि उन्हें सूचना मिली कि फिन7 में और भी हाई पोस्ट मेंबर्स हैं जो अब भी अपने मिशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। यानी इन तीनों मेंबर्स के होने न होने से फिन7 को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह फिन7 ने नए मेंबर्स को हायर कर लिया और अपने तरीकों में बदलाव कर दिया। जैसे कॉम्बी सिक्योरिटी की जगह बैस्टियन सिक्योर शुरू हो गया। यानी अगर एफबीआई 2 कदम आगे रही थी तो फिन7 10 कदम आगे बढ़कर उन्हें चकमा दे रहा था। लेकिन पुलिस एफबीआई ने भी हार नहीं मानी और 2019 से 2020 में फिन7 के मेंबर्स की तलाश शुरू कर दी और 2021 में डेनाइस आयरमार्क को पकड़ लिया, जिसने अमेरिकी कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिन7 के कई लीडर्स रूसी नागरिक थे, लेकिन उन्हें पकड़ना मुश्किल था क्योंकि रूस अपने सिटीजन्स को विदेशी प्रत्यर्पण से महफूज रखता है। इसलिए एफबीआई और इंटरपोल ने तय कर लिया कि जहां मेंबर दिखे वहीं दबोच लो। ट्रेवल करते मेंबर्स को धर दबोचा और कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को जब्त कर लिया। मेलवेयर के सैंपल भी जुटा लिए और 2018 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफबीआई एजेंट जे टैब जोआर ने फिन7 को धमकाते हुए कहा, साइबर अपराधी अगर सोच रहे हैं कि वो दूसरे देशों में महफूज हैं तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि उनकी तलाश जारी है और वो जल्द न्याय कटघरे में खड़े होंगे। एफबीआई और इंटरनेशनल पुलिस ने साथ मिलकर कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, सजा मिली। लेकिन ये ठगी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि गिरफ्तारी के बाद तो ये गिरोह और ज्यादा शातिराना अंदाज में काम करने लगा। पहली गिरफ्तारी में पकड़े गए अपराधी फेदिर के 2019 में जुर्म कबूल करने के बाद उसे 2021 में 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही टेक्निकल गुरु बताकर उस पर $2.5 मिलियन का रेस्ट्रिक्शन भरने का भी आदेश दिया गया। वहीं एंड्री के 2020 में मेन जुर्म कन्फेस करने के बाद उसे 2021 में 7 साल की कैद और $2.5 मिलियन का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। कोलपाकोव ने कोर्ट में खुद को फिन7 का लीडर मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार ने सबूत के साथ दिखाया कि नए हैकर्स की भर्ती, ट्रेनिंग और नए हमले के तरीके उसी की देन थे। दमित्री को कई साल की सजा मिली और एग्जैक्ट ईयर्स पब्लिक नहीं किए गए। वहीं डेनाइस ने भी 2022 में अपना गुनाह कबूल किया और उसे 5 से 10 सालों की सजा सुनाई गई, पर ईयर्स कंफर्म नहीं है। इन शॉर्ट, फिन7 के सभी मेंबर्स को 5 से 10 सालों की सजा मिली, जो साइबर अपराध के लिहाज से काफी बड़ी थी। एक तरफ सदस्य जेल की हवा खा रहे थे, तो वहीं ग्रुप में उनकी जगह नए हैकर्स की भर्ती के साथ अब सारा फोकस रैनसमवेयर पर लगा दिया गया और बैस्टियन सिक्योर फ्रंट नाम की नई फर्जी कंपनी के जरिए रैनसमवेयर हमले करने शुरू कर दिए, जिसे 2020 में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने भी भांप लिया। मैंडियंट की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि फिन7 के ऑपरेटर्स ने कई रैनसमवेयर गैंग जैसे मेज, रियूक, ब्लैक कैट के साथ या तो गठबंधन कर लिया था या उनके टूल्स का सहारा लिया था। मई 2021 में डार्क साइड रैनसमवेयर की कॉलोनियल पाइपलाइन को भी निशाना बना लिया, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया और बाद में रिकॉर्डेड फ्यूचर और WS रिपोर्ट्स में इसके शक की सुई भी फिन7 की तरफ ही घूमी, क्योंकि साइबर वेपन फिन7 ने ही सप्लाई किए थे। समय बढ़ने के साथ फिन7 नए हमले के पैटर्न डेवलप कर रहा था। जैसे 2022 में ग्रुप ने FBI को वार्न करने के लिए उनकी USB ड्राइव के सहारे कंपनियों को हैक करने का कारनामा किया। दरअसल इस दौरान कई अमेरिकी डिफेंस और दूसरी फर्म्स को डाक से एक पैकेज बरामद हुआ। बैड USB डिवाइस के साथ एक लेटर भी था जो FBI की छाप पेश कर रहा था। जैसे ही विक्टिम्स ने USB कंप्यूटर में इंसर्ट की तो उसके अंदर छुपा ऑटोमेटिक कोड एक्टिवेट होकर रैनसमवेयर इंस्टॉल करने लगा, जिससे ये साबित हुआ कि अब फिन7 फिशिंग के बाद हार्डवेयर सोशल इंजीनियरिंग में भी हाथ आजमा रहा है। लेकिन मई 2023 में सब कुछ नॉर्मल सा होने लगा, जिससे लगने लगा कि शायद सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद फिन7 डरकर पीछे हट गया है
यही सोचकर अमेरिकी अटॉर्नी ने वॉशिंगटन राज्य में ये ऐलान कर दिया कि फिन7 अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन ये घोषणा 2024 में गलत साबित हुई और खुद साइबर सिक्योरिटी फर्म्स ने बताया कि फिन7 दोबारा जाग उठा है, वो भी पहले से ज्यादा खतरनाक अवतार में। सिक्योरिटी कंपनी साइलेंट पुश की रिपोर्ट से पता चला कि सिर्फ 2024 में ही फिन7 ने 4000 से ज्यादा नए होस्ट नेम या डोमेन सेटअप कर लिए हैं, जिनसे कई तरह की फिशिंग और मेलवेयर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हजारों नकली वेबसाइट बनाकर नामी ग्रामी कंपनियों, न्यूज साइट्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड पेज के जरिए लोगों को फंसाने की साजिश चल रही है। फिन7 को होस्टिंग प्रोवाइडर स्टार्क इंडस्ट्रीज सॉल्यूशन का सपोर्ट मिल रहा है, जिसका लिंक रूसी इंटेलिजेंस से है। इसका मतलब साफ था कि या तो रूस से फिन7 को सपोर्ट मिल रहा था या फिर उसने अपना होस्टिंग वहीं शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि रूस में उसे छेड़ना इम्पॉसिबल था। साइलेंट पुश ने यह भी बताया कि फिन7 शायद साइबर क्लाउड एसीक.com नाम की आईटी या सिक्योरिटी सॉल्यूशन कंपनी चला रहा है, जो कॉम्बी या बेस्टियन जैसी हैं, जिनमें भर्ती भी होगी। इतना ही नहीं, 2024 ओलंपिक के लिए फ्रांस जाने वाले टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए भी फिन7 ने कई फिशिंग साइट्स बना ली थी। इन एक्टिविटीज से जाहिर था कि फिन7 वापस स्कैम कर रहा है। हालांकि अब अधिकारियों के पास फिन7 की चाल को समझने की समझ और महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसलिए इंटरपोल और दूसरी एजेंसियां भी फिन7 पर नजर बनाए हुए हैं और पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर या तो फिन7 के मेंबर्स की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो सकती है या कंपनी के शटर ही हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। आज भी फिन7 पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि दबे छुपे उनका खेल जारी है। ग्रुप ने अपने टारगेट को बढ़ाकर रेस्टोरेंट, होटल से लेकर बड़े बड़े एंटरप्राइज, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन और क्लाउड सर्विस तक भी पहुंच बना ली है, जिसकी गवाही देती है माइक्रोसॉफ्ट, 365, CNN, ट्विटर, क्विकबुक, SAP जैसी फर्जी साइट्स। फिन7 अब एक बेखौफ साइबर क्राइम कार्टेल बन चुका है, जो अपने ग्रुप को मजबूती देने के साथ खुद को बचाने की भी सटीक प्लानिंग रखता है। इसलिए उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। फिन7 की इस शातिराना प्लानिंग की वजह से कई सबक भी मिले हैं, जैसे पोस्ट सुरक्षा और कंप्लायंस सख्त हुआ है। फिन7 ने बताया कि पोस्ट सिस्टम कितना ज्यादा कमजोर है। ये जानने के बाद पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री ने अपने DSS डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को मजबूती दी। अब रिटेल रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए पोस्ट सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट मैंडेटरी हो चुका है। कैश सिस्टम के सॉफ्टवेयर अपडेट, पैच मैनेजमेंट और नेटवर्क आइसोलेशन पर ज्यादा फोकस रखा जाता है, ताकि फिशिंग में अगर कंप्यूटर इन्फेक्ट हो भी जाता है तो पोस्ट में कुछ खराबी ना आए। कई कंपनियों ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, टोकनाइजेशन भी अपनाया है। छोटे बिजनेस भी सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि फिन7 ने बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योगों को भी निशाना बनाकर सतर्क रहने की हिदायत दी, क्योंकि पहले छोटे उद्योग ये समझकर बात टाल देते थे कि उन्हें कौन ही हैक करेगा, और यही डील उनके लिए मुसीबत बन गई। इसलिए अब छोटे मोटे बिजनेस के लिए एंटीवायरस, फेयरवॉल, स्ट्रीकर पासवर्ड पॉलिसी अपनाई जाती है। अगला सबक है साइबर इंश्योरेंस और इंसिडेंट रिस्पांस इंडस्ट्री में इंक्रीजमेंट। इतने बड़े साइबर अटैक के बाद कंपनियों ने अपनी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी शुरू कर दी, जिससे 2018 के बाद साइबर इंश्योरेंस बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ और आज कई फर्म इससे जुड़े प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं। इसके अलावा इंसिडेंट रेस्पॉन्स और डिजिटल फोरेंसिक का काम भी कई गुना बढ़ गया है। जब भी कोई हल्का सा ब्रीच आता है तो उन्हें जरूर बुलाया जाता है। फिन7 ने यह एहसास दिलाया कि साइबर सिक्योरिटी महज IT प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बिजनेस रिस्क है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज लॉ एनफोर्समेंट के खास साइबर यूनिट बनाए जाने लगे। फिन7 की गिरफ्तारी के लिए FBI ने जो टास्क फाइनर्स बनाया था, उसके बाद FBI ने हर फील्ड ऑफिस में साइबर क्राइम टास्क फाइनर्स को और स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया। इंटरपोल ने भी इंटरनेशनल लेवल पर साइबर फ्यूजन सेंटर एस्टेब्लिश किए। यूरोपोल ने भी यूरोपियन साइबर क्राइम सेंटर बनाकर फिन7 जैसे आर्थिक घोटालों को पकड़ने की मुहिम चालू कर दी, क्योंकि फिन7 ने यह बता दिया कि ऐसे ग्रुप्स को इंटरनल और अलग अलग देशों की सिक्योरिटी की मदद से ही दबोचा जा सकता है। अगला पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस और ट्रेनिंग। फिन7 ने मासूम जनता को निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें डीप नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब कंपनियां फिशिंग अवेयरनेस की ट्रेनिंग देती हैं, नकली इमेज भेजकर उनकी पहचान कराई जाती है और लोग पर्सनली भी काफ़ी अवेयर रहने लगे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को ध्यान से चेक करना, किसी भी अननोन अटैचमेंट को खोलने से पहले सोच विचार करना। सरकारों ने भी कस्टमर के डेटा सुरक्षा के लिए कई कानून जैसे GDPR
CCPA बना दिए हैं, जिन्हें अगर दुकानदार या कंपनियां फॉलो नहीं करती तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ी DDH सकता है। अगला है थ्रेट इंटेलिजेंस पार्टनरशिप, जिसने FinSeven को ट्रैक करने में बहुत मदद की। कई सरकारी एजेंसियों ने प्राइवेट कंपनियों के डेटा के साथ साठगांठ कर FinSeven की जानकारी निकाली थी। और अब यही गठबंधन एक चलन बन चुका है, जिसके चलते आज बड्डी बैंक्स, पेमेंट प्रोसेसर और रिटेल कॉरपोरेशन पर अगर कोई भी हमला होता है तो वो उसकी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अमेरिका में FBI ने इंफ्रागार्ड और NCFTA जैसे प्लेटफॉर्म तक बना दिए हैं, जहां प्राइवेट कंपनियां और एजेंसियां मिलकर प्रॉब्लम पर डिस्कशन करती हैं, ताकि FinSeven जैसे गिरोह को जल्दी दबोचा जा सके। नेक्स्ट है कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी में चेंजेस। 2017 से 2018 में अमेरिका में EMV चिप कार्ड का रोल आउट नया हुआ था। FinSeven के हमलों ने EMV चिप अपनाने की रफ्तार तेज कर दी, क्योंकि चिप से चुराए गए डेटा का क्लोन बनाना मुश्किल होता है। इसके अलावा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स जैसे NFC मोबाइल पे को भी बढ़ावा दिया गया, जिसमें कार्ड नंबर टर्मिनल तक ना जाकर सिर्फ टोकन पहुंचता है। इन सिस्टम्स और टेक्निक्स ने कार्ड फ्रॉड के खतरे को काफ़ी हद तक कम करने में मदद की है। अगला कदम है अपराधियों की रणनीति यानी स्ट्रेटजी में बदलाव, जिसमें FinSeven पर हुई कार्यवाही के बाद दूसरे साइबर क्रिमिनल को समझ आ गया कि फिशिंग या पोस्ट हैकिंग को निशाना बनाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट इस पैटर्न को अच्छे से समझ चुका है। ये जानने के बाद कई ग्रुप्स ने अपना मॉडल बदल दिया। कुछ ने ऑनलाइन कार्ड नोट प्रेजेंट फ्रॉड पर फोकस किया, जैसे वेबसाइट हैक करके पेमेंट गेटवे से कार्ड चोरी करना, मेज कार्ड स्टाइल अपनाना वगैरह वगैरह, जबकि कुछ ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक या रैंसमवेयर की तरफ अपना फोकस बढ़ा दिया। इस तरह FinSeven ने आम जनता से लेकर अधिकारियों और साइबर ग्रुप्स को मजबूत बनाने में अहम रोल प्ले किया। इतना ही नहीं, कानून में भी बदलाव हुए और सख्ती बढ़ती गई। अमेरिका ने FinSeven जैसे इंटरनेशनल अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कानूनों में सुधार कर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी को मजबूत बनाया। खासतौर से यूरोपीय देशों और फॉर्मर सोवियत कंट्री से हैकर्स को दबोचने के लिए कूटनीतिक कदम उठाए जाने लगे। इसके अलावा कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट के तहत साइबर कानूनों के जरिए सज़ा को भी सख्त बना दिया गया, ताकि हैकर्स सज़ा और भारी भरकम जुर्माने के चलते गुनाह करने से बचे। साथ ही ब्रीच होने पर रिपोर्टिंग का कानून भी लागू कर दिया गया, जिसमें यह साफ कहा गया कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों को 72 घंटे में रिपोर्ट सौंपनी होगी। इससे एजेंसियों को जल्दी खबर मिलती है और हमलावरों को ट्रैक करना थोड़ा आसान हो जाता है। लास्ट स्टेप था कस्टमर्स अवेयरनेस। FinSeven ने जहां लेन देन में खौफ का माहौल बनाया, तो वही जागरूक होने का मौका भी दिया, जिससे अब लोग अपने बैंक से फ्रॉड अलर्ट सर्विस एक्टिव कराकर रखते हैं, स्पेंडिंग लिमिट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर रोक जैसे कई कदम संभल कर उठाते हैं। कुल मिलाकर पेमेंट सुरक्षा अब पहले से कई बेहतर है। FinSeven की कहानी किसी हैकिंग मूवी की तरह है। साजिश, हाईटेक पुलिस कार्यवाही, ये सब किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लगता है। इस गिरोह ने ये साबित कर दिखाया है कि आज के समय में बम या बंदूक की नोक पर ही पैसे नहीं निकलवाए जा सकते हैं, बल्कि स्पैम ईमेल भी लोगों को ठगने के लिए काफ़ी हैं। ठग या डाकू ही सिर्फ कंबल में छुपकर मुंह दुबकाकर ठगी को अंजाम नहीं देते, बल्कि पढ़े लिखे सूट बूट पहने हैकर भी लैपटॉप पर उंगलियां चलाकर लोगों को चूना लगा सकते हैं। हालांकि अब कई FinSeven सदस्य जेल में कैद हैं, लेकिन सवाल और डर अब भी ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या पोस्ट सिस्टम सेफ है? कहीं कोई इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है? और ये सवाल शायद तब तक बना रहेगा जब तक FinSeven का नामो निशान नहीं मिट जाता, और ये काम लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये दिमाग हिला देने वाली स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।